मेनोपॉज मीन्स 3 स्टेजेस होती हैं। मेनोपॉज होने के बाद फिर प्रेगनेंसी ना होने का बहुत बहुत चांस होता है। उसमें ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है कि परिवार क्या करे। किसी भी महिला के जीवन में मासिक धर्म का आना जितना जरूरी है उतना ही महत्वपूर्ण है मेनोपॉज का आना। मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति हर 40 से 45 साल की एज में हर महिला को इस दौर से गुजरना पड़ता है कि हम बहुत सारी शारीरिक और मानसिक बीमारियों से जूझते हैं और कहीं ना कहीं दबाव पड़ता है हमारी लाइफस्टाइल पे। आज कैनविन हेल्थ टॉक के दौरान हमारे साथ हैं फेमस सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय प्रभा। स्वागत है आपका। और मैं आपकी होस्ट शालिनी, जो कि डिस्कस करेंगे इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए, कैसे इस दौर को बहुत ही स्मूथली क्रॉस किया जाए और कैसे हम मैनेज कर सकते हैं इस मेनोपॉज की स्टेज को इजीली इन अ स्मूथ वे। सो डॉक्टर प्रभा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर प्रभा, आज आप हमारे साथ हैं और हम लाइव है और हम ये जानना चाहते हैं कि आमतौर पे लोग यही समझते हैं कि मेनोपॉज का आना यानी कि हमारी रिप्रोडक्टिव एज का खत्म होना, यानी कि अब हमारे बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे। बट आई थिंक इसके मायने और भी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छे शालिनी, आपने बहुत अच्छे से पूछा है कि रिप्रोडक्टिव एज कब तक है, राइट, और मेनोपॉज का उस पर क्या असर है, मेनोपॉज का रिप्रोडक्टिविटी पर क्या असर है। राइट। तो मैं ये कहना चाहूँगी, मेनोपॉज मीन्स 3 स्टेजेस होती हैं मेनोपॉज की। ओके। जैसे एक पेरीमेनोपॉज, एक मेनोपॉज और एक पोस्ट मेनोपॉज। तो हमें क्या देखना है कि पेरीमेनोपॉज क्या है। पेरीमेनोपॉज क्या है? जिसमें मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं और महिला की रिप्रोडक्टिविटी कम तो हो जाती है पर समाप्त नहीं होती। ओके। उसमें वो बच्चे पैदा कर सकती है बाय चांस, अगर उसको प्रेगनेंसी हो जाए और वो प्रिकॉशन नहीं लेती तो बच्चा हो जाएगा। ओके। और मेनोपॉज में तब क्या होता है कि मान लो मेनोपॉज 12 महीने तक, 12 मास तक उसको कोई मेंसेस नहीं आते, तब हम उसको मेनोपॉज डिक्लेयर कर देते हैं। और मेनोपॉज होने के बाद फिर प्रेगनेंसी ना होने का बहुत बहुत चांस होता है। लेकिन फिर भी ऐसे हमारे एक्सेप्शनल केसेस रिपोर्टेड हैं कि जो कि 12 मास के बाद भी रिप्रोडक्शन हो जाती है। तो उस पीरियड को हम पोस्ट मेनोपॉज कहते हैं, जब 12 मास तक हमारा मेंसेस नहीं आते, मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। राइट। तो इस प्रकार से 3 स्टेजेस की अलग अलग रिप्रोडक्टिविटी होती है। ऑलराइट। तो मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि क्या हर महिला को अलग अलग एज होती है मेनोपॉज आने की, या कोई उम्र अलग होती है? ऐसा है कि मेनोपॉज बहुत वैरायटी है कि हम 35 वर्ष से लेकर और 55 वर्ष तक कभी भी आ सकता है। ओके। जैसे पेरीमेनोपॉज है, वो रहेगा 4 वर्ष भी रह सकता है, 8 वर्ष भी रह सकता है, 9 वर्ष भी रह सकता है। तो उसका कोई लिमिट नहीं है कि कितने वर्ष रहेगा। ओके। और मेनोपॉज को हम डिक्लेयर कर ही दिया, 12 महीने तक मेंसेस नहीं आए तो मेनोपॉज डिक्लेयर हो गया। तो 35 वर्ष से, 40 वर्ष से, 45 वर्ष से, ये लगभग हमारा 50 वर्ष तक पेरीमेनोपॉज रह सकता है। यानी थोड़े थोड़े मेंसेस कभी आ गए, कभी नहीं आए, कभी ज़्यादा आ गए, कभी कम आ गए, ये रह सकता है। और मेनोपॉज में तो 12 महीने बिल्कुल नहीं आएगा और पोस्ट मेनोपॉज में भी बिल्कुल नहीं आएगा। अगर उसमें हो जाता है तो वो फिर हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना ही पड़ता है। ओके मैम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 40 से 45 साल की उम्र एक मेनोपॉज की एज होती है, क्या ये राइटली रिकमेंडेड है? 40 से 45 वर्ष नहीं हम कहेंगे 40 से 55 वर्ष तक। ओके। ये एज होती है। 40 से भी बल्कि आजकल थोड़ा सा और जल्दी होना शुरू हो गया है। 37, 36, 38 यहाँ भी हम कई बार मेनोपॉज आना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि देखिए,
शरीर के अंदर अलग प्रोसेस चलता है, हार्मोन्स कम होने शुरू हो जाते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वगैरह। तो उससे क्या होता है कि पेरीमेनोपॉज आना शुरू हो जाता है। बेशक हम बच्चे लेट पैदा करते हैं, लेकिन वो तो मेडिसिन वगैरह दे के या वैसे भी अगर किसी का मेनोपॉज नहीं आना शुरू हुआ तो वो कर सकता है। लेकिन पेरीमेनोपॉज में हार्मोन्स तो ज़रूर कम होने शुरू हो जाते हैं, कई बार हॉट फ्लैशेस भी आने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से वो सिम्टम्स भी हमारे चलते हैं और कई बार 55 ईयर्स तक भी चलता है। ओके, क्या रीज़न है मैम, आज जो एक एज थी जब कहते थे कि चलो जी 40-45 साल की एक महिला हो गई तो मेनोपॉज चल रहा है उसका, बट आज हम देखते हैं कि 30 से 35 साल की लड़कियों में भी मेनोपॉज आ रहा है। क्या रीजंस है, क्या फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल ठीक। 30, 35, 36, 37, 38 पे भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी आती हैं जिनको मेनोपॉज होना शुरू हो जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यदि मैं कहूँ तो लाइफस्टाइल। ओके, लाइफस्टाइल सबसे ऐसी चीज़ है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ प्रॉपर डाइट, संतुलित भोजन और तनाव वाला जीवन, बहुत ज़्यादा टेंशन्स। क्योंकि देखिए वो समय ऐसा होता है 40 वर्ष का, बच्चों ने भी सेट होना है, घर में भी हमने भी सेट होना है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो वो सारा करते 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 और लेथार्जिक लाइफस्टाइल है तो फिर हमें मेनोपॉज जल्दी सहन करना पड़ता है। तो यही लाइफस्टाइल ही सबसे हमारा मेजर कारण है कि मेनोपॉज जल्दी आ जाता है। ओके, आपने जैसे बताया कि जल्दी मेनोपॉज आता है और उसका क्या असर पड़ता है एक फैमिली लाइफ पे। मैम, जब लेट मेनोपॉज होता है तो उससे एक लेडी के हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है? इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि मेनोपॉज के जो सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, अगर जल्दी आ गया तो साइन सिम्टम जल्दी आएंगे और अगर लेट आ गया तो वो साइन सिम्टम लेट आएंगे। लेकिन ये तो साइन सिम्टम देखना हमारा काम है कि उसको क्या आ रहा है। जैसे हॉट फ्लैशेस आ गए, नाइट में स्लीप डिस्टर्ब हो गई, थिंकिंग में उसके डिस्टर्बेंस हो गई और उसको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, फिर एकदम से ठंड लगती है, इस प्रकार के उसके और डिस्टर्बेंसेस, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, कई बार ऑस्टियोप्रोसिस हो गई, हड्डियां कमज़ोर हो गई तो उसको फ्रैक्चर वगैरह होने का डर होता है। ये सब चीज़ें जो मेनोपॉज की कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो सब कॉम्प्लिकेशंस भी हमें मेनोपॉज में जब जल्दी आ गया तो जल्दी आ गई और लेट आ गया तो लेट आ गई, बस। ओके, तो आई थिंक हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेनोपॉज आता है लेकिन वो क्या सिम्टम्स लेके आता है, हमें ये आई थिंक पता होना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है जी, वो है हॉट फ्लैशेस। ओके, हॉट फ्लैशेस में महिला को बहुत घबराहट होती है, एकदम स्वेटिंग होगी, उसको लगेगा सारे दरवाजे खोल दो, खिड़कियाँ खोल दो, और पैल्पिटेशन होएगी, धड़कन होएगी, घबराहट होएगी और एकदम गर्मी लगेगी, फिर एकदम से सर्दी लगेगी। और दूसरा जो सिम्टम है वो है वेजाइनल ड्राइनेस। ओके, उसको वेजाइना में ड्राइनेस होगी जिससे उसको डिस्कम्फर्ट होगा और अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा उसको डिस्कम्फर्ट रहेगा। ओके, तीसरा होएगा स्लीप डे, जैसे सोते सोते उसको स्लीप खुल जाएगी Okay. और फिर उसको घबराहट होगी और फिर नींद नहीं आएगी। Okay. फिर उसको क्या करे, वो बड़ा, सब लोग तो सो रहे हैं घर में और वो अकेली जाग रही है तो उसको घबराहट और बढ़ जाती है। फिर उसको एंग्जाइटी, ये सब सिम्टम जैसे आए तो उसको उसकी एंग्जाइटी होना शुरू हो जाता है। Okay. क्योंकि वो सोचती है ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ये तो Right. मुझे कभी नहीं हुआ ऐसे। तो वो एंग्जाइटी होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद उसको सारा दिन शरीर में थकावट रहती है। Okay. और थकावट रहने से फिर उसको काम करने का मन नहीं करता। फिर परिवार वालों को भी लगता है कि ये क्या हो रहा है इसको, ये तो इतनी एक्टिव थी, अब क्या हो रहा है इसको। तो वो भी उसको अगर ना समझते हों तो फिर वो उसको कोऑपरेट भी नहीं करते। Okay. फिर उसको इंसोम्निया, मतलब एक तो नींद का टूटना होता है और एक होता है कि उसको नींद ही नहीं आती। तो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा कारण होता है। फिर उसकी स्किन ड्राई हो जाती है, हेयर ड्राई हो जाते हैं, ब्यूटी कम हो जाती है, रिप्रोडक्शन कम हो जाती है, ब्रेस्ट की हैवीनेस, जैसे ब्रेस्ट गोल थी उसकी वो कम हो जाती है, थोड़ी ब्रेस्ट का साइज़ भी थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। ये सब सिम्टम्स मेनोपॉज में आते हैं। अगर समझदार महिला है तो वो पहले से उसको पता होता है कि ये सब होने वाला है।
तो वो उसके हिसाब से अपने मेंटल मेकअप बना के रखती है और उससे फिर बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होता उसको। तो इसको बहुत ज़रूरी होता है कि लेडीज़ को एजुकेट, जैसे प्यूबर्टी एज में एजुकेट किया जाता है कि भाई हाँ अब आपको मेंसेस शुरू होने वाले हैं, ऐसे मेनोपॉज एज में भी एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि उनको ये सब बताया जाए और उससे बचने के उपाय भी बताए जाएं, उसको रूटीन में उसको क्या करना चाहिए। ओके आपने बताया मल्टीपल आई थिंक सिम्टम्स हमारी बॉडी में अराइज होते हैं, लाइक मैम ने बताया स्लीप डिसऑर्डर है, आपका यूरिन इनकंटिनेंस है, आपका जो है वेजाइनल ड्राइनेस है, स्किन ड्राइनेस है, ड्राई हेयर, ड्राई स्किन, ड्राई नेल्स, आपके बोन्स में, आपके जॉइंट्स में पेन होता है, हॉट फ्लैशेस होते हैं जो कि बहुत ही आम देखा गया है रीजंस। तो जब ये रीजंस सिम्टम्स हमारी बॉडी में आते हैं तो अगर बात करें लाइक आपने बताया वेजाइनल ड्राइनेस, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं एक वुमेन की पर्सनल लाइफ में भी इफ़ेक्ट करती है, सेक्सुअल ड्राइव कम होती है। तो उस स्टेज से एक फीमेल कैसे बाहर आए मैम, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मेरा तो हमेशा मन होता है कि महिलाओं को एट द एज ऑफ 35-40 एजुकेट किया जाए कि ये सब होने वाला है और आपको इसके बारे में आपको अभी से मैनेज करना है। राइट। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें मैं यही कहूँगी कि उनको अपना फिर से उसी बात पे हम आते हैं कि लाइफस्टाइल चेंज करना। देखो मेडिसिन तो हम देंगे ही जब पेशेंट हमारे पास आएगी, लेकिन लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए हमें उसको एजुकेट करना बहुत आवश्यक है। उसके लिए मैं यही कहूँगी, एक तो सबसे पहले भोजन में परिवर्तन करना बहुत आवश्यक होता है। जैसे तली फली चीज़ें, मैदा, मिर्च, मसाले, नमक, ये सब चीज़ें हमें कम करना पड़ेगा और संतुलित और न्यूट्रिशियस डाइट हमें ज़्यादा, फ्रूट्स हैं, सैलेड हैं, कम घी की दालें हैं, सब्जियां हैं, ये सब हमें लेना है। दूसरा उसको व्यायाम, यानी उसको योगा, प्राणायाम ये सब करना, डेली रूटीन में करना, उससे उसको तनाव भी कम होगा और सारे अपनी बॉडी भी स्ट्रेचिंग, फोल्डिंग ये करते रहेंगे तो वो सब सिम्टम्स भी कम आएंगे। और तीसरा, तनाव रहित जीवन में उसको कुछ ना कुछ तो पढ़ना, लिखना, गाना बजाना। और थोड़ी इसमें क्या होता है कि जैसे हम अपने घर में ही बैठे रहते हैं और कुछ बाहर नहीं निकलते, जैसे गृहिणियां हैं, घर का काम किया, उनकी जिम्मेवारियां निभाते 20 साल हो गए, 20 इयर्स की एज में शादी हो गई और अब 40 की हो गई, तो वो अपना भूल जाती हैं कि अभी मैं भी कुछ हूँ, क्योंकि उन्होंने परिवार की इतनी सेवा की है। तो उनको थोड़ा सा अपने लिए समय निकालना प्रारंभ करना चाहिए और उसके लिए गाना बजाना, पेंटिंग, जो भी उनकी हॉबी है उसमें थोड़ा समय लगाएं, अपनी सहेलियों से बात करें, फ्रेंड से मिलें, तो उससे उनको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उनके जो शरीर के अंदर इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कैल्शियम है, B12 है, विटामिन D है, आयरन है, हीमोग्लोबिन है, ये सब हमें पूरे रखना, ये उसको एजुकेट करना पड़ेगा। भाई टेस्ट करवा लो और अगर कोई कम है तो वो ले लो, उस तरह के भोजन करो जो कम है, तो फिर आपका वो सारा ठीक रहेगा। तो इस प्रकार से उसको मैनेज करना सिखाना ये बहुत ज़रूरी है। राइट। तो व्यूअर्स, हमारी फीमेल्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैनेजमेंट ऑफ मेनोपॉज, प्री प्रेपरेशन ऑफ द मेनोपॉज स्टेज, कि मैम ने बताया सबसे अहम इसमें आता है स्ट्रेस फ्री लाइफ। एंगेज योरसेल्फ। आपने तमाम जीवन अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए दिया है, बट दिस इज़ टाइम कि आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अपने आप को एंगेज कीजिए, योगा में करिए, आप किसी म्यूज़िक में करिए, गाने सुनिए, गाने बजाइए, गाने सुनाइए, आप ऐसे कर सकते हैं। अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं। मैम ने ये भी कहा है कोई मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है तो उसकी तो हम कंप्लीशन कर सकते हैं, एक कोर्स फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर से मिलके, बट कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं जो आप खुद कर सकते हैं और इस पीरियड को बहुत ही स्मूथली लेके जा सकते हैं आगे। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, आपने बताया कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं,
नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बहुत सी अप्स एंड डाउन्स होते हैं जब मेनोपॉज चल रहा होता है, मूड स्विंग्स भी होते हैं, बट कहीं ना कहीं एक फैमिली का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसमें, क्योंकि फैमिली नहीं समझ पाती कि एक फीमेल के साथ क्या हो रहा है। पहले एक रिप्रोडक्टिव एज जब वो बच्चे पैदा करती है, फिर एक स्टेज आती है पेरी मेनोपॉज, फिर आती है मेनोपॉज। आई थिंक हम फीमेल्स बहुत सारे स्टेजेस को क्रॉस करती हैं अक्रॉस आवर लाइफ। तो एक फैमिली को हम कैसे एडुकेट करें कि उस टाइम पे उस फीमेल के साथ वो बॉन्डिंग बनाए, वो कोऑपरेशन बनाए, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा, जो कि हमारे परिवारों में बहुत कम इसके विषय में सोचा जाता है। तो मैं यही चाहूंगी, देखिए फीमेल मीन्स प्यूबर्टी से शुरू हो जाओ, राइट, ठीक है ना। जैसे 9-10 वर्ष की आयु में ही उसके मेंसेस शुरू होने हैं जी, तब से हमें उसको प्यार से समझा के सारा करना पड़ता है। राइट। फिर उसके बाद मैरिज हो जाती है, वो अपना घर छोड़ के फिर जाती है पति के घर, फिर वहाँ भी उसको नयापन मिलता है, फिर उसको प्रेगनेंसी हो जाती है, वहाँ भी उसके शरीर में हार्मोन्स चेंज होते हैं सारे, फिर उसके बाद बच्चे पैदा हो गए, फिर हार्मोन्स चेंज हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और हार्मोन्स भी एक्चुअली चेंज होते हैं प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के बाद, फिर उसके बाद मेनोपॉज आने वाला है, फिर हार्मोन्स चेंज, मतलब पूरी आयु उसकी हार्मोन्स चेंज में बीतती रहती है। बिल्कुल। तो लेकिन उससे फिर क्या होता है, वही जैसे सारा तो दिमाग से, शरीर से, सब तरह से उसको तनाव हो जाता है, नेचुरल हो जाता है। उसमें ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है कि परिवार क्या करे जी, परिवार को कैसे उसको अंडरस्टैंड करना है, ये बहुत आवश्यक है। परिवार को एजुकेट करना ये तो डॉक्टर का भी काम है, सोशल वर्कर का भी काम है कि सिर्फ महिला को एजुकेट ना करें, परिवार को, अपनी मदर इन लॉ को, पति को, इनको सबको एजुकेट करना बहुत आवश्यक है कि इस समय महिला की ये कंडीशन है हर एक स्टेज पे, बिल्कुल सिर्फ मेनोपॉज नहीं, हर एक स्टेज पे हमें उनको ये बताना बहुत आवश्यक है कि इस समय इसको आपके प्यार की आवश्यकता है, इसके न्यूट्रिशन को देखने की आवश्यकता है, तो आप इससे लड़ो मत, इसको कुछ कहो मत, क्योंकि ये थोड़ा सा मूड स्विंग्स होंगे। राइट। तो परिवार को समझाना, डॉक्टर समझाए, सोशल वर्कर समझाए, या दूरदर्शन पे समझाएं, टीवी पे समझाएं, प्रिंट मीडिया में समझाएं, कहीं भी समझाएं, ये हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि परिवार को समझाना, और महिला को तो स्वयं समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो नहीं समझेगी तब तक तो कोई भी नहीं समझेगा। तो मैं ये चाहूंगी कि जो फीमेल्स ये इंटरव्यू देख रहे हैं ये ना सोचे कि ये शूट खाली मेनोपॉज से रिलेटेड खाली फीमेल्स के लिए, ये तमाम उनकी फैमिलीज के लिए हैं कि जो वो उनके सफ़र में उनका साथ देंगे, प्यार से, मोहब्बत से इन स्टेजेस से अपनी महिलाओं को बाहर लेके जाएंगे और एक बहुत अच्छी और हेल्दी लाइफ लीड करेंगे आगे के जीवन में। आते हैं अगले सवाल पे डॉक्टर प्रभा। अब मेनोपॉज चल रहा है, आई थिंक मेनोपॉज के साथ साथ अगर हम ध्यान ना दें इन स्टेजेस पे तो बहुत सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी लेके आता है मेनोपॉज, राइट? तो क्या कॉम्प्लिकेशंस मैम पैदा हो सकती है एक फीमेल के जीवन में और हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? बहुत अच्छे शालिनी, इसमें कुछ मेजर डिजीजेज हैं जो कि मेनोपॉज के बाद क्यों आती हैं, हार्मोन्स कम होने की वजह से। ओके। क्योंकि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तो सब चीज़ें तो कम हो जाती हैं बॉडी में, एफएसएच, ओवरीज अपना काम धीरे धीरे कम करना शुरू कर देती हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में हार्ट पर, ब्रेन पर, बोन्स पर बहुत असर होता है, और कभी कभी हाइपरटेंशन होती है, कई बार ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए। हर एक मेनोपॉज की लेडी जब भी आती है तो उसका मेनोपॉज से कंसर्न ये सारा कुछ हमें चेक करना ही चाहिए। इसके लिए कोई मतलब हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वो कहती है हेडेक हो रहा है, तो हेडेक के लिए फिर हमें बीपी भी देखनी है, शुगर भी देखना है, कार्डियक प्रॉब्लम भी देखनी है। केवल हेडेक की बात नहीं है कि पेन किलर खाया और बस काम ख़त्म। तो इसका क्या करना है, कार्डियक प्रॉब्लम से ब्लॉक हो जाएगा, या आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी, ये सब चीज़ें हमारी ज़्यादा इंसिडेंस हो जाता है इन चीज़ों का। और सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस। जब हार्मोन्स कम होते हैं तो हमारी
बोन्स, हड्डियाँ खुरनी शुरू हो जाती हैं। और वो खुरती क्या है, कैल्शियम कम हो गया, विटामिन डी हो गया, B12 कम हो गया। ये सब कम होने से बोन्स की, उनकी अंदर का मटेरियल है जो, वो खुरना शुरू हो जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। फिर टुवर्ड्स हमें तो लेग पेन हो रही है जी, हमें तो हाथ पैर हो रहे हैं, फिर हम वो खा लेते हैं, पेन किलर खा लेते हैं और उस तरफ हम ध्यान नहीं देते कि हमारा क्या कम है और हमारे हार्मोन्स कम हो गए हैं। राइट। तो उसको मैनेज करना बहुत आवश्यक होता है। कार्डियक है तो कार्डियक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बीपी हाई है तो बीपी करना है, और अगर शुगर है तो शुगर का मैनेज करना है। ऑस्टियोपोरोसिस कई बार तो जानलेवा हो जाती है, हाथ पैर मुड़ जाएंगे, इतनी ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। Okay. तो उसको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी महिला को कि वो 35-40 की एज से ही उसको मैनेज करना शुरू कर दे। जैसे डाइट में पत्तेदार सब्जियां खाए और कैल्शियम की टैबलेट कभी कभार, ऐसे नहीं बिना टेस्ट कराए नहीं। अगर कैल्शियम कम है तो वो लेनी है, B12 कम है तो वो लेना है, लेकिन वो टेस्ट ही नहीं कराते। तो अपनी मर्जी से मैं कभी कभी खा लेती हूँ जी। ये रेगुलर फॉलोअप्स होने चाहिए। वो नहीं, रेगुलर और प्रॉपर, राइट, प्रॉपर फॉलोअप होना बहुत आवश्यक है इन सब डिजीजेस का। ओके। और वो मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कई बार कि हम सिर्फ कार्डियक प्रॉब्लम की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं और मेनोपॉज को हम देख ही नहीं रहे होते। तो मैं ये कहना चाहूँगी पूरी फैमिली को भी कि उसको मेनोपॉज की तरफ ध्यान दे के कार्डियक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें और मेनोपॉज को भी सॉल्व करें, वो ज़्यादा अच्छा। ग्रेट। तो डॉक्टर प्रभा, आपने जैसे बताया कि क्या हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और कैसे हम फीमेल्स को इसको डील करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं ये भी होता है कि मेनोपॉज आया और हम पहले से डायग्नोस्ड हैं कि हमें बीपी की प्रॉब्लम है या हमें हाइपरटेंशन है एंड वी आर डायबिटिक आल्सो एट द स्टेज वी आर पासिंग थ्रू मेनोपॉज। तो उस स्टेज में फीमेल्स को क्या ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक प्रॉब्लम तो चल रही है, योर डायबिटिक, योर हाइपरटेंशन इज देयर, बट मेनोपॉज भी आ गया, आप क्या करें? बहुत अच्छे शालिनी, ये तो मैं एक चीज़ इसमें कहना चाहूँगी कि बीपी और शुगर, ये भी सब बीमारियां हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम सारी डिजीजेज 40 के करीब ही शुरू होती हैं। ओके। और अगर जुवेनाइल हो गया है मान लो किसी को 25 वर्ष में, तो उसका मैनेजमेंट तो चल रहा है, लेकिन मेनोपॉज भी आ गया तो उसका फिर हो सकता है हमें मेडिसिन बढ़ानी पड़े। तो इसके लिए हमें मेनोपॉज को ही मैनेज करना बहुत आवश्यक है। अगर कोई पेशेंट बीपी और शुगर की पहले से पेशेंट है तो, या ऑस्टियोपोरोसिस की पहले से पेशेंट है, या आर्थराइटिस की पहले से पेशेंट है, तो उसमें मेनोपॉज में उसको बढ़ने की आशंका रहेगी। तो उसको मैनेज करना ये कार्डियक डॉक्टर का भी कर्तव्य है और मेनोपॉज की डॉक्टर का भी, गायनेकोलॉजिस्ट का भी कर्तव्य है कि उसको साथ में दोनों को मैच करके उसका ट्रीटमेंट करना बहुत आवश्यक है। और मैनेजमेंट तो मैंने बताई है कि लाइफस्टाइल की मैनेजमेंट तो पहले ही हमें करनी ही है, तो उससे फिर वो बीमारियां बढ़ेंगी भी नहीं। ऑलराइट, आई थिंक डॉक्टर प्रभा आपने बहुत ही खूबसूरत इन्फॉर्मेशन दी है हमारी ब्यूटीफुल वुमेन्स के लिए। मेनोपॉज जो जितना मैंने समझा आपसे कि वो एक स्टेज है हमारी लाइफ में जिसमें हमें खास तौर से अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। फिजिकल हेल्थ हम खुद पे ध्यान दे सकते हैं और रेगुलर फॉलोअप्स रख सकते हैं डॉक्टर के साथ। डॉक्टर डील करेंगे उन डेफिशिएंसी के साथ कि वो क्या डेफिशिएंट है और आप उस डाइट को फॉलो करेंगे। कुछ सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे तो आप लेंगे। मैम ने जैसे बताया कि मेनोपॉज के दौरान ये कॉमन होता है कि B12 डेफिशिएंसी होगी, विटामिन D3 की आपकी डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, आपको जॉइंट पेन्स हो सकते हैं। उसके लिए आप रेगुलर फॉलोअप्स रखें अपने डॉक्टर के साथ ताकि वो जर्नी आपकी स्मूथली हो। मेंटल हेल्थ के लिए मैम ने कहा ये सिर्फ आपके और सिर्फ आपके हाथ में है, अपने आप को खुश रखना, अपने आप को प्रिपेयर करना मेनोपॉज के लिए, अपने आप को एंगेज करना किसी योगा में, किसी म्यूजिक एक्टिविटी में, जो चीज़ें आपको अच्छा लगे वो करें ताकि आप फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग होके इस ब्यूटीफुल फेज को ब्यूटीफुली क्रॉस करें। शालिनी, इस बात में मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगी कि जैसे पेशेंट मेनोपॉज में आई
और या पेरीमेनोपॉज है या मेनोपॉज, तो उसको हॉट फ्लैशेस और एंजाइटी ये सब होता ही है। Right. उसको स्वयं तो मैनेज करना ही चाहिए, लेकिन मेनोपॉज को ट्रीट करने वाली डॉक्टर का भी ये फर्ज है कि उसको मेंटली स्ट्रांग बनाए और उसकी थोड़ी सी साइकोलॉजिकल एक थेरेपी करे, ताकि उसको समझ आए कि मैं बीमार नहीं हूँ। मेनोपॉज है जो नॉर्मल प्रोसेस है, और उसको बताए कि उसको करना क्या है मेनोपॉज में, थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा भोजन, इसके बारे में, क्योंकि कई बार पता नहीं होता पेशेंट को, और पता भी होता तो वो कर नहीं पाती क्योंकि वो भूल गई होती है या फिर उसको टाइम नहीं मिलता करने का। तो अगर डॉक्टर कहेगी तो वो फिर करेगी सारा कुछ। ऐसा मेरे अनुभव में पिछले 40 वर्षों से ये आ ही रहा है कि अगर हम कह देंगे तो वो फिर करना शुरू कर देगी। तो इसलिए डॉक्टर का भी थोड़ा कर्तव्य है कि वो पेशेंट को अच्छे से फीड करे, मेंटली भी, फिजिकली तो करे, मेंटली भी करे। So true. So females, keep smiling, stay connected with Canvin to stay healthy. Thank you, Dr. Prabha, for giving your precious time and sharing knowledge with us. Thank you, Shilpa. Thank you, viewers.